Good morning, everyone. Beta, first of all, I would like to welcome you all again in our online classes and hope you all are feeling somewhat relaxed after vacations. So, firstly, I would like to appreciate your response regarding your homework, holidays homework. बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने आपका असाइनमेंट सॉल्व किया है. बट आई थिंक शायद कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है बच्चे कि एक भी क्वेश्चन आपने मुझसे नहीं पूछे कि मैम इस क्वेश्चन में क्या करना है. बस एक बच्चे ने पूछा था, वो भी 9th का था, आपकी क्लास का नहीं. तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे, तो ऑब्वियसली दो ही चीजें हो सकती हैं. या तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, यू नो एंड यू डिडंट नीड एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट, और या फिर आप समझ ही गए होगे, है ना. दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपने पढ़ा नहीं और सिर्फ जस्ट कहीं से देख के आपने आंसर ले दिए. हाँ, आपने आंसर सभी ने भेजे हैं, होमवर्क सभी बच्चों ने किया है, ठीक है ना. बेटर ये है कि आपने अच्छे तरीके से खुद से किया हो, ठीक है. मैं तो यही मान के चल रही हूँ कि खुद से किया है, बट अगर आपने कहीं से देख के किया है तो भी बेटा एक बार समझ लो चीजों को, ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए. देखिए 9th के बाद, 9th के वैसे तो पढ़ाई हमेशा इसीलिए की जाती है ताकि आप अपना एक स्टैंड ले सके, आप इंडिपेंडेंटली आप कुछ कर सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन काइंड के लिए. आगे बात समझ में. तो देखो अभी भी आप देख रहे हो, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना क्राइसिस, है ना. और अगर बेटर वे में हमारे साइंटिस्ट देखो दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कितनी मेहनत कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन मिल जाए, ठीक है, ताकि हम इतने बड़े क्राइसिस से बाहर आ सके, ठीक है ना. आगे बात समझ में. तो बेटा इसीलिए पढ़ाई की जाती है कि आप कभी इमरजेंसी में कहीं ना कहीं जो है खुद की तो मदद कर ही सके, दूसरों की भी मदद कर सके, इसलिए पढ़ा जा रहा है, ठीक है. तो सिर्फ नंबरों के लिए या किसी को शो ऑफ करने के लिए मत पढ़ो, हमेशा अपने लिए और कुछ अपना ऐसा करने के लिए कि आप दूसरों की हेल्प कर सके, ठीक है. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प कर सके, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई और एनिमल हो, चाहे आपके प्लांट्स हो, ठीक है. तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, चाहे वो आपका मेडिकल लाइन में आपका डॉक्टर लाइन हो, ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी वे में जैसे टीचिंग लाइन में आप जा रहे हो, या फिर आप जो है फॉरेंसिक साइंस में जा रहे हो, एग्रीकल्चरल साइंस में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल व्यू अगर हम ले तो हमारी पढ़ाई का प्रैक्टिकल व्यू होना चाहिए आपके माइंड में कि आगे आपको प्रैक्टिकली करना क्या है. और देखो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए थ्योरी पता होनी चाहिए, है ना. थोड़ा बहुत माइंड में नॉलेज तो होनी चाहिए, बिना नॉलेज करोगे क्या. इसीलिए पढ़ा जा रहा है, ठीक है. तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं और इसीलिए आप पढ़ रहे हैं. तो शो ऑफ करने वाली बात नहीं है. जो काम आपने किया है बहुत ही सुंदर किया है, और उसे मैं हमेशा आप जो भी अच्छा करते हैं हमेशा मैं अप्रिशिएट करती आई हूँ और आगे भी करूंगी, ठीक है. फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन को लेके या किसी टॉपिक को लेके, बेटा प्लीज आस्क. जब भी आप पूछेंगे कभी आपको नेगेटिव आंसर नहीं दिया जाएगा, पॉजिटिवली उस चीज को लेके और आपको समझाया जाएगा, चाहे कितनी छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी चीज हो. ओके, नाउ एज यू ऑल नो, आपको सभी को पता है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट योर पीरियोडिक टेस्ट, है. तो वट एवर वी हैव स्टडीड, ठीक है, इन आवर लास्ट सेक्शन. सो वट एवर वी हैव स्टडीड, जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, वी आर टेकिंग अ रिविजन ऑफ दैट, ठीक है. क्योंकि आपके काफी क्लासमेट्स जो हैं, काफी बच्चे आपके क्लास के लेट आए थे, ठीक है. तो एक रिवीजन तो बनता है, हालांकि सब कुछ रिवाइज करवाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो भी पढ़ाया है हम कर सके. लेकिन बेटा सिर्फ रिवीजन पे मत डिपेंड करना, क्योंकि रिवीजन के लिए टोटल हमारे पास है 5 डेज, ठीक है. आपका जो रिवीजन है उसके लिए टोटल सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 डेज की क्लास रहेगी, और जिसमें आपको बहुत कुछ रिवाइज करना है, ठीक है. आगे बात समझ में. सो दिस वन इज योर रिविजन वीडियो, ठीक है. 5 क्लासेस में से देखो हमें 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, जो कि बहुत ज्यादा
मुश्किल टास्क है हम सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, सो लेट्स रिवाइज द चैप्टर सेल. बेटा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हम पढ़ चुके हैं. वाई स्ट्रक्चरल? बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक यूनिट होती है जो बेसिकली इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सकती है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, और उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. ठीक है, जिस तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसको कंस्ट्रक्ट करने वाली जो यूनिट होती है उसे आप क्या बोलते हो? एटम बोलते हो. इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है. ठीक है, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल यूनिट. और रही बात फंक्शनल यूनिट की, ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट क्यों होता है? क्योंकि देखो फंक्शनली अगर हम देखें तो सेल इंडिपेंडेंटली लाइफ के सर्वाइवल के लिए क्या कर सकता है? मतलब सर्वाइव कर सकता है. समझ में आ गई बात? ठीक है ना, जिंदा रह सकता है इंडिपेंडेंटली. अगर हम एक सेल को देखें तो एक सेल अपने आप अकेले जिंदा रह सकता है. एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ हो सकता है. ठीक है, तो बेसिक ऐसे ही अगर हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे, हमारे सेल्स पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तभी क्या कर रही है हमारी जो पूरी बॉडी है दैट इज फंक्शनल. ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस दैट यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास, ठीक है, उसके भी अलावा और भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए, सेल कैन परफॉर्म दोज फंक्शंस इंडिपेंडेंटली. अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, बात करते हैं डिस्कवरी की. तो डिस्कवरी में देखो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी है और आपको अच्छे से याद करनी है. ठीक है, रिवीजन में सिर्फ आप एनसीईआरटी याद करिए, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एम्स जिटमन टाइप के क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं. आगे बात समझ में? तो देखो बेटा, रॉबर्ट हुक की बात करें, सबसे पहले 1665 के अंदर इन्होंने डेड सेल को देखा था. ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क में याद रखना है जो प्लांट उन्होंने लिया था वो कॉर्कस शुगर प्लांट था. और आप सभी को पता है कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या है? आपका नॉन लिविंग जो है प्लांट टिश्यू के अंदर आता है. ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या देखे थे? डेड सेल्स देखे थे, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुले. उसे दिखाई क्या दिए? कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, इसीलिए उनका नाम क्या दे दिया? उन्होंने सेलुले नाम दिया. एंड अल्टीमेटली उन्होंने एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा था. उसी के एक पेज पे उन्होंने क्या लिखा? इस सेलुले का थोड़ा बहुत क्या है एक्सप्लेनेशन दिया है. अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स माइक्रोस्कोप में देखे थे और इनको क्या नाम दिया था? वाइल्ड एनिमेक्यूल्स नाम दिया था. ठीक है, he called them wild animalcules and he observed. क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा रेन वाटर के अंदर प्रोटोजोन. आप कहोगे मैम रेन वाटर तो प्योर होता है, उसमें प्रोटोजोन्स कहाँ से आ गए? बेटा उन्होंने कौन सा रेन वाटर लिया था? मडी रेन वाटर लिया था. जैसे गड्ढे में जो पानी भर जाता है, बारिश का पानी, तो उस मिट्टी में क्या थे? आपके प्रोटोजोन्स थे, और वही पानी उसने दिया था, तो उस पानी में आपको उसको प्रोटोजोन्स दिखाई दिए थे. ठीक है, तो प्रोटोजोन्स, उसके बाद जब उन्होंने प्रोटोजोन्स को देखा तो इसके बाद उन्होंने स्पर्म, आरबीसीज, ठीक है, इनको भी देखा. तो देखो उन्होंने लिविंग सेल के बारे में देखा. ठीक है, और नाम क्या रख दिया? वाइल्ड एनिमेक्यूल्स. नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी ऑर्चिड रूट सेल्स के अंदर. ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, ऐसा क्या है मतलब कि सेल के बारे में अगर हम कुछ बातें बोलना चाहें तो वो क्या क्या, वो थ्योरी की फॉर्म में हम क्या क्या बता सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली थ्योरी के लिए हमें क्या देखना है? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्कैडन एंड स्पान. ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या किया? सेल थ्योरी दी 38 के अंदर, 39 के अंदर, 1830 से 39 के अंदर. ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर देखो 4 नहीं 3 स्टेटमेंट दिए थे. ठीक है, क्या? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल कंपोनेंट्स. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल से बना हुआ है या सेल के कंपोनेंट से बना हुआ है. क्लियर? ठीक है, इसके अलावा मतलब सेल के यूनिट से बना हुआ है. ठीक है, जैसे मान लो हम हमारी बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हमारे अंदर क्या है? सेल के जो प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, सेल कंपोनेंट्स कह लो या सॉरी सेल कंपोनेंट्स कह लो या सेल प्रोडक्ट्स कह लो, ठीक है ना। हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर क्या है, सेल से क्या, सेल के प्रोडक्ट क्या है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ ईदर सेल, या तो सिर्फ सेल से बना, और प्रोडक्ट ऑफ सेल, या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बना हुआ है। क्लियर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने, दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें किसी चीज की फॉर्मेशन होती है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें कोई चीज टूटती है आपकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ठीक है ना, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म इनसाइड अ सेल, ठीक है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। क्लियर, तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स दिए थे, बट बाद में क्या है, सेल थ्योरी के क्या है, कुछ एक्सेप्शंस आए, ठीक है। एक्सेप्शंस हम बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और पढ़नी है। सेल थ्योरी तक तो ठीक था, लेकिन रुडोल्फ विर्को ने क्या कहा, कहा कि ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एक सेल ओरिजिनेट कैसे करता है, एक नया सेल बनता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी गई, उसी सेल थ्योरी में कुछ बदलाव किए गए, बदलाव तो कुछ खास नहीं किए, लेकिन एक स्टेटमेंट नया जोड़ दिया, और वो स्टेटमेंट क्या था, दैट वाज ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, हु गिव मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ठीक है, तो रुडोल्फ विर्को। आगे बात समझ में, और ओमनीसेलुलर ई सेलुलर किसने दिया, तो भी आंसर आपका सेम आएगा, और रुडोल्फ विर्को। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो जो ओमनीसेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या होता है, ओमनीसेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई भी सेल अपनी पहले एग्जिस्ट करने वाली सेल से अराइज करती है, इसका मतलब ये है, पूछा जाता है पेपर में कि इसका मतलब क्या है। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये चीज आपका जो टेस्ट होगा दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, और ये मत समझना कि डायग्राम्स नहीं आते, ठीक है। मैंने आपको कई बार एमसीक्यू ऐसे भी दिए हैं जिसमें डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा है ना, तो उस टाइप से क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड में आ सकते हैं, तो अपने डायग्राम्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो अब देखो, अगर हम बात करें ओमनीसेलुलर ई सेलुलर की, ठीक है ना, तो ये जो स्टेटमेंट था दैट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, रुडोल्फ विर्को के बाद इसी को ही ओमनीसेलुलर ई सेलुलर देने के बाद जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ सेल लीनिएज भी बोलते हैं, सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सरकोड के बारे में हमें बताया, ठीक है ना, डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे, डुजार्डिन। इन्होंने हमें क्या, उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सभी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, बस यही ऑब्जर्व किया, उस फ्लूइड को क्या नाम दिया, उस फ्लूइड को नाम दिया सरकोड, ठीक है। अल्टीमेटली इसके बाद जेई परकिंजी, ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने इसी सरकोड को, ठीक है, इसी सरकोड को एक टर्म दी, और उस टर्म को क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इट इज दी फर्स्ट लिक्विड, ठीक है, यानी कि प्लाज्म मतलब लिक्विड, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव लिक्विड, क्योंकि सबसे पहले सेल के अंदर उन्होंने लिक्विड देखा था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म को ही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया, ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया। किसने कहा इसको, हक्सले ने कहा, ठीक है, किसने कहा, हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई भी सेल जिंदा है या मरा हुआ है, डेड है या लिविंग है, इस चीज की श्योरिटी किससे करोगे आप कि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है या नहीं है। अगर प्रोटोप्लाज्म है तो सेल लिविंग है, और अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है
तो सेल नॉन लिविंग है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। हालांकि अब तो आप पढ़ चुके हो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। देखो, आपका सेल के अंदर, ठीक है, सेल वॉल के अंदर, ऑब्वियसली अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जितना भी एंटायर लिविंग फ्लूइड है, एंटायर फ्लूइड, ठीक है ना, लिविंग कंटेंट, फ्लूइड भी नहीं, एंटायर लिविंग कंटेंट बोलो आप, वो ज्यादा बेटर टर्म है। एंटायर लिविंग कंटेंट, उसको क्या नाम दिया गया? आपने क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, एंटायर लिविंग कंटेंट को आपने क्या नाम दिया बेटा? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अब लिविंग कंटेंट में क्या क्या आता है आपका? एंटायर लिविंग कंटेंट में आपका क्या आता है? जो बेसिकली अगर हम, क्योंकि यहाँ प्लाज्म वर्ड लगा, वैसे तो लिविंग कंटेंट ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो तो हम इसको फ्लूइड से रिलेट करते हैं, क्योंकि प्लाज्म वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोटोप्लाज्म इज एंटायर फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। ठीक है, एंटायर फ्लूइड कहो, ठीक है, कंटेंट नहीं, एंटायर फ्लूइड ही करो, कंफ्यूज्ड मत रहो। एंटायर फ्लूइड, ठीक है, लिविंग फ्लूइड जो सेल के अंदर है। तो बेसिकली आपने पढ़ा है लिविंग फ्लूइड में एक तो साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ठीक है, एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाएगा, और इसी के अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? सॉलिड नहीं होती मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होती है? मोज़ेक बिहेवियर होता है उसका, फ्लूइडिटी शो करती है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें इंक्लूडेड होती है। आ गया समझ में? ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा देखो बेटा, सेल थ्योरी के अलावा अगर हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी मैंने करवा दी, कॉपी में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं, आप बस समझ लीजिएगा उस पॉइंट्स को, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म बताई थी टोटिपोटेंसी, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेट करने की एबिलिटी रखना, उसको हमने क्या नाम दिया था? टोटिपोटेंसी नाम दिया था। जब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर सेल बार बार डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है, तो उस एबिलिटी को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। जैसे सेल लगातार बढ़ते रहते हैं ना, आप तो नहीं बढ़ते हमेशा, एक प्रॉपर एज के बाद आपकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर टोटिपोटेंसी नहीं है। हालांकि लगातार आपके अंदर क्या होता रहता है, जो है डिविजन्स चलते रहते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर हम बात करें आपके जो है आपकी बॉडी की, ठीक है, तो आप लगातार डिवाइड करके अपनी हाइट या आपकी ग्रोथ होती नहीं रहती। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी। डिस्कवरी के बारे में था। अब देखो एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी की बात करते हैं। एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट बेसिक एक्सेप्शन हमें ध्यान में रखना है वायरसेस का। ठीक है, वायरसेस जो होते हैं दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, वो ना तो लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। वायरसेस जो है बेसिकली देखो कैसे सेल थ्योरी को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं करते। कैसे? देखो, सबसे पहली बात हमने कहा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है, लेकिन वायरस को देखिए तो वायरस सेल, किसी सेल के अंदर है तो लिविंग है, सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग। ना तो तुम उसे लिविंग बोल सकते हो, ना ही तुम उसे नॉन लिविंग बोल सकते हो। ठीक है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूछ सकते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक क्या है? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो आंसर क्या आएगा आपका? वायरसेस। ठीक है, इसके अलावा कहा कि हर एक्टिविटी जो है सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो देखो क्या वायरस की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसके सेल में हो रही है? अरे ये तो दूसरे की सेल यूज कर रहा है, दूसरे की मैकेनिज्म यूज कर रहा है, दूसरे की मशीनरी यूज कर रहा है खुद के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो भी ये क्या कर रहा है? सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें आरबीसीज की, ठीक है ना, तो आरबीसीज में देखो न्यूक्लियस नहीं होता, स्टिल इट इज लिविंग। सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, वो भी क्या है? लिविंग है विदाउट न्यूक्लियस। ठीक, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्या बताए थे मैंने? एक्सेप्शंस बताए थे, एक बार आप इसको देख लेना। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर हम बात करें साइज और शेप ऑफ सेल की, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल में आपको क्या याद रखना है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में भी एग्जैक्ट अगर देखें तो PPLO,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनकी रेंज कितनी होगी, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं बेसिकली 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है माइकोप्लाज्मा क्लास के ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन पीपीएलओ की कितनी है, 0.1, इसमें भी सबसे छोटे, माइकोप्लाज्मा में भी सबसे छोटे जो होते हैं उनको हम पीपीएलओ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल में आपने याद रखना ऑस्ट्रिच एग। आगे बात समझ में, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो आपने आंसर क्या करना है, नर सेल। ठीक है, देखो ये तीन चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमें बहुत कुछ बताया था, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल कौन सा है, तो एक बार वो डाटा देख लेना, वहां से क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखो मैं अब हर चीज दोबारा से बारीकी से नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, इट इज अ रिविजन वीडियो, जस्ट आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें शेप की, तो शेप में आपने बेसिकली 4 डिफरेंट शेप पढ़ी है बेटा, ठीक है। शेप में आपने क्या पढ़ा है, 4 शेप पढ़ी है बेसिक में। ये आपकी हो गई रोड शेप, ठीक है, ये आपकी हो गई रोड शेप, ये आपकी हो गई स्फेरिकल शेप, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हम इसके अंदर न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये इस तरीके से आपकी क्या हो गई, विब्रियो शेप, जिसको कॉमा शेप बोलते हो। ये इस फॉर्म को बैसिलस शेप बोला जाता है, ठीक है। इस फॉर्म को कुक्कस बोला जाता है, इसको विब्रियो शेप बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको स्पाइरल लाइक को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरेलियम शेप बोला जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से इसमें जो है आपके सीलिया फ्लैजिला निकल रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग शेप होती है, अलग अलग टाइप के सेल की, ठीक है। शेप में आपको और भी बहुत सारी शेप्स मिलेंगी, एक बार देख लेना, बट ये 4 मेन है। अब इनमें भी आपको वेरिएशन मिलेगी, हो सकता है बैसिलस एक ही हो, मोनोबैसिलस एक से ज्यादा हो, डिप्लोबैसिलस, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग शेप होती है। अब देखो जहां तक बात है साइज की, तो साइज में क्या है बेटा, साइज हम नॉर्मल साइज की बात कर चुके हैं, लेकिन एक साइज की बात देखिए कि हाउ साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड विद योर क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं हाउ साइज इज रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो आपने एक चीज याद रखनी है, जितना ज्यादा स्मॉलर दी सेल उतना ही क्या होगा, मोर विल बी इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस कम है। तो सरफेस एरिया क्या बता रही हूं मैं, सरफेस एरिया तो क्या है आपका कम है, और वॉल्यूम क्या है आपका ज्यादा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, जितना आपको, सॉरी उल्टा बता दिया, सरफेस एरिया क्या है आपका ज्यादा है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है ना, वॉल्यूम कम है। तो ऑब्वियसली क्या है, जितना ज्यादा सरफेस, अब सरफेस मैं क्या कह रही हूँ, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है आपका, जैसे जैसे आपके सेल का साइज छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या करेगा, सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सेल साइज। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जितना सेल का साइज बढ़ेगा तो सरफेस ये क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, जितना देखो आपका एक तो छोटा सेल है और एक आपका बड़ा सेल है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये क्या है आपका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसका कम रहेगा, इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रहेगा। यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये रेशियो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो लॉजिकल थोड़ा सोचो, अगर आप रट्टे मारोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। आपने देखना है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, आपने एक लाइन याद कर ली कि जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होगा। तो देखो ये मान लो कोई नंबर है आपका 4/5, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है 0.8 वैल्यू आएगी इसकी, है ना। अब अगर मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर को क्या कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ,
ठीक है, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रही हूँ, यानी कि आपका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वैल्यू और ज्यादा कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए, तभी तो रेशियो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो क्या है, जितना छोटा साइज उतना ही क्या होगा, जितना छोटा साइज उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम कम। ठीक है, जितना छोटा साइज उतना सरफेस एरिया ज्यादा और वॉल्यूम कम, इसीलिए ओवरऑल रेशियो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जितना मतलब मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब सेल का साइज स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, सरफेस एरिया ज्यादा वॉल्यूम कम क्यों चाहिए हमें, क्योंकि देखो प्लांट एक सेल को सरवाइव करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास बहुत सारा जो है फूड इनटेक होना चाहिए। ठीक है ना, फूड इनटेक कहाँ से होगा, फूड इनटेक कहाँ से आएगा बेटा, फूड इनटेक होगा आपके आसपास की बाउंड्री से, सारा का सारा खाना तो ये बाहर से ले रहा है ना, तो सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना ही खाना अंदर जाएगा, और जितना ज्यादा खाना अंदर जाएगा उतनी ही एक्टिविटी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो रेशियो आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, लेकिन साइज जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये रेशियो क्या होता चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आया है इसीलिए इस पे जोर देके ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा सकते हो आप, क्लियर। ठीक है, ये चीज मैंने एग्जांपल लेके आपको क्लास में भी समझाई थी। इसके अलावा देखो बेटा, साइज जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, ठीक है, दैट इज नॉट डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ सेल ऑफ दैट इंडिविजुअल। क्या कहा मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई एक एलिफेंट है, ठीक है, छोड़ो मैं लिख ही देती हूँ, अगर आपके पास क्या है, कोई एलिफेंट है और एक आपके पास एंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सेल का जो साइज बड़ा है इसलिए इसका भी ओवरऑल साइज बड़ा है, या इसका साइज छोटा है तो एनिमल के रेस्पेक्ट, एलिफेंट के रेस्पेक्ट में इसका सेल का साइज छोटा है, नहीं। ऑर्गेनिज्म की जो साइज है दैट इज नॉट डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ पर्टिकुलर इन सेल ऑफ दैट इंडिविजुअल। हो सकता है कि एंट के सेल का साइज एलिफेंट के सेल से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन नंबर कम है ना, और एलिफेंट में उन्हीं सेल्स का नंबर ज्यादा है। आगे बात समझ में, तो जो है ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो बेटा, ये तो बात थी साइज शेप की, ठीक है ना। अब देखो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। कैसे, जो कम कॉम्प्लेक्स है, जो सिंपलेस्ट है, ठीक है, जो सिंपलेस्ट सेल्स होते हैं वो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। और जो आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेल है, उन कॉम्प्लेक्स सेल्स को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। क्लियर, ठीक है बेटा। आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। कल की क्लास के अंदर, ठीक है, कल के रिवीजन में एक तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल से पढ़ा देंगे, डिटेल इन द सेंस रिवीजन फॉर्म में, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल में कोशिश करेंगे कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कल ही कवर अप हो जाए, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं रिवीजन में, आपने यहाँ तक अच्छे से कर लेना है, बाकी ये मैं कई बार आपको करवा चुकी हूँ, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। देखो कोशिश करूंगी कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर रिवाइज करवा पाऊं, लेकिन देखो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना तो वर्कलोड बढ़ता है। अब अगर मुझे कोई रिवीजन, मैं चाहे कितना भी फास्ट करवाने की कोशिश कर लो बेटा, इतना सारा 5 क्लासेस में रिवीजन अब इम्पॉसिबल है,
ठीक है ना। तो मैं आपको वो चीजें करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना जितने, वैसे मैंने आपको देखो सेल चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यू करवाए हैं, ठीक है। तो जो आपका वेटेज रहेगा 40 मार्क्स का वेटेज जो रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी बच्चे हैं मेडिकल के, दे ऑल स्कोर का जो है 100% मार्क्स, ठीक है ना। आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए एमसीक्यू में। आगे बात समझ में यार, 100 नहीं तो कम से कम सभी अबाव 80 हो, ठीक है, तब तो देखो पढ़ाई का फायदा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेट आए थे, कोई बात नहीं बेटा, लेट आए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपकी छुट्टियां थी, मे भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। तो रिवीजन करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म होते हैं, जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होता है, आपका शेड्यूल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और हम अपना वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अपना जो है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, अच्छा कल की जो गूगल मीट होगी, ठीक है, मैंने जो है आपकी डाल दी थी कि मैंने मैसेज तो डाल दिया था लेकिन बाद में शेड्यूल चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने गूगल मीट नहीं ली, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। तो कल की जो डाउट क्लास है, ठीक है, डाउट क्लास में इस टॉपिक तक अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, और मैं तो ये कहूंगी इस टॉपिक तक छोड़ो आप, ठीक है, आपने जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना, और कोई टॉपिक कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन बेटा डाउट क्लास को सीरियसली लो, जितने भी बच्चे हो, क्योंकि देखो यही एक मीडियम है जिससे आप और हम कांटेक्ट में आ सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो रिगार्डिंग योर स्टडीज, ओके। तो आप श्योरली जो है सभी बच्चे इसको अटेंड करें, क्लियर, ठीक है, आ गया समझ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और क्वेरी के क्वेश्चंस अपने पहले ही लिख के रख लेना, ये पूछना है, ठीक है, आ गया समझ में। और कनेक्शन थोड़ा सा मेंटेन रखना, क्योंकि जनरली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।